Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो 241st वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों, ये पहला वीडियो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको थैंक यू बोलूं कि आप इस फेस टू फेस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और ये जो लर्निंग जर्नी सबके लिए तैयार हो रही है, आप उस जर्नी में पार्टिसिपेट करें। तकरीबन 100 मिलियन व्यूज़ फेस टू फेस इंटरव्यूज़ में हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कितना नॉलेज फैला है, कितना ज़्यादा विजडम फैला है। तो आज के फेस टू फेस के अंदर में भी भर भर के नॉलेज, भर भर के विजडम। और अगर आप सीरियस है ना शेयर बाज़ार से पैसा बनाने के लिए, पैसा नहीं एक्चुअली वेल्थ, सीरियस है ना, तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फॉर्मेट तो आपको पता है फेस टू फेस का कि इस वीडियो में हम हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनसे समझेंगे, उनके लाइफ के बारे में समझेंगे, उनसे इंस्पायर होंगे। और जो नेक्स्ट फेस टू फेस जो फ्राइडे को रिलीज़ होता है उसमें हम उनसे स्ट्रैटेजी समझेंगे जो वो डिप्लॉय करते हैं मार्केट में। आज फेस टू फेस इन्वेस्टिंग की बात होगी। क्यों इन्वेस्टिंग की बात होगी? बिकॉज आज जो गेस्ट आए ना वो इन्वेस्टिंग चैम्पियन है। 22 साल की उम्र में इन्होंने शेयर बाज़ार में पहला एक्सपोजर लिया। एक मरीन इंजीनियर जिसने बिज़नेस किया, मरीन इंजीनियरिंग के बाद में बिज़नेस करने के बाद में शेयर बाज़ार में फुल टाइम उतरे और अब एक फ़ंड मैनेजर है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफाइल है। वो कहते हैं ना कर कर के अपने आप को तैयार किया। एकेडमिकली उन्होंने पढ़ाई की, बीकॉम किया, अकाउंट समझा, बट जिस बैकग्राउंड से वो आते थे और जो अभी काम कर रहे हैं वो ट्रूली इंस्पायरिंग है। और ये इंटरव्यू उनके लिए बहुत रिलेवेंट है जो ये कहते हैं कि शेयर बाज़ार में सक्सेसफुल होने के लिए बीकॉम करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। आप मरीन इंजीनियर हो, आप आर्ट्स ग्रेजुएट हो, आप हिस्ट्री ग्रेजुएट हो, आप कुछ भी हो सकते हैं। शेयर बाज़ार आपके क्वालिफिकेशन को नहीं देखता है, आपके पैशन को देखता है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका पैशन देखने लायक है, आपको मज़ा आएगा। इस वीडियो में उनके बारे में जानेंगे। लेट्स वेलकम विनीत गुप्ता। हेलो विनीत। हेलो, हाय। कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। मस्त। थैंक यू कलकत्ता आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो विनीत, वैसे इनका फर्स्ट इस तरह का इंटरेक्शन है, तो इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि थोड़ी सी हिचक रहेगी। तो मैंने कहा ये इंटरव्यू नहीं चल रहा है, ये बातचीत चल रही है, फ्रेंडली ब्रो टॉक। तो आप कंफर्टेबल रहिएगा। और हमारे जितने भी फेस टू फेस लर्नर्स है ना, वो सब हमारा भाईचारा है। तो अब ये मत समझिएगा कि कोई बहुत बड़ी ऑडियंस देख रही है। बहुत ही सिलेक्टिव और अच्छे लोग देखते हैं फेस टू फेस। तो विनीत, आई जस्ट मेट यू, दिल्ली में हम लोग मिले थे एक बार। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था आपसे। थैंक यू वेरी मच। जो आप इन्वेस्टिंग करते हैं, इतना डेटा बैक डिस्कशन कर रहे थे आप, मुझे लगा यार ये नॉलेज, ये तरीका इन्वेस्ट करने का सबको ज्ञान मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया था एंड यू केम ग्रेशियसली। आपका लाइफ के बारे में जानना ज़रूरी है बिकॉज वो भी एक बड़ी एक हिंदी मूवी टाइप की लाइफ रही है आपकी। हाँ, आपने शायद मेडिकल की तैयारी की, शायद उसमें कोई रीज़न से नहीं हुआ, फिर आप मेरीन इंजीनियर बने, तो बहुत अच्छा आपका लाइफ रहा है। तो आई एम श्योर जो यंगस्टर्स है, जो हमारी एज के लोग हैं, वो इंस्पायर होंगे। तो टेल अस मोर अबाउट यू। ओके, आई डिड माई स्कूलिंग, आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। अच्छा। तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम हंसराज मॉडल स्कूल और आई प्रिपेयर्ड फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स इन माई 11th and 12th standards, but I didn't get through. So I joined Merchant Navy. I did my marine engineering from Glasgow University, Scotland. तो 12th के बाद मैं Merchant Navy में चला गया था marine engineering के लिए. And regarding my investment journey, तो 2002-3 में जैसे I was at home for my holidays. तो shipping में क्या होता है, आप 4-6 महीने के लिए जाते हैं, फिर 4-6 महीने आपकी छुट्टी होती है। अच्छा। आई वॉज ऑन दैट ब्रेक। तो उस टाइम 2002-3 में ना सब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने लग गए थे लोग। शेयर बाजार का बज़ हो गया था। तो मेरे फ्रेंड्स भी जो बिकॉज मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर डॉक्टर्स, बिकॉज मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करी थी, तो माई फ्रेंड सर्कल वॉज देयर। तो दे ऑल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। कह रहे थे ये खरीद ले, ये बेच ले। तो देखा देखी आई ऑल्सो ओपन ए डीमैट अकाउंट। तो उस टाइम तो ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होती नहीं थी। उस टाइम तो यू हैव टू गो टू द ब्रोकर। तो मेरे घर के पास में एक ब्रोकर था, मैंने भी वहाँ अकाउंट खोल लिया। तो अब मुझे कुछ ABCD भी नहीं आता था, मुझे ये भी नहीं पता था प्राइस अर्निंग मल्टीपल क्या होता है, कुछ नहीं आता था। टोटली एमेच्योर। तो ब्रोकर ने बोला ये शेयर खरीद लो, मैंने खरीद लिया। ब्रोकर बोलेगा बेच दो, बेच दिया। तो मैंने देखा क्या, मैंने 10,000 रुपये लगाए, 10 के 15 हो गए। मैं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, कुछ काम नहीं किया, 5,000 रुपये आ गए। तो आई वॉज थ्रिल्ड बाय इट। तो मैं और करने लग गया धीरे धीरे। आई स्टार्टेड डिवोटिंग, बट स्लोली आई अंडरस्टूड कि ये it doesn't work like that. So I started reading more about it
क्या होता है, कैसे होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, तब तक मुझे अकाउंटिंग का ABCD भी नहीं आता था. Then I started reading more about it. So then I realized कि I should study accounting also. बिकॉज वो सब आना चाहिए, जार्गन्स आने चाहिए इंडस्ट्री के, क्या हो रहा है, क्या डाटा एनालिसिस आने चाहिए. तो टू पुश माई सेल्फ, बिकॉज आप देखो आप 6-8 महीने काम करके आ रहे हो काम, और आपकी उम्र 22 साल है, तो आपको मन करेगा अभी घूमो फिरो एंजॉय करो. तो जस्ट टू पुश माई सेल्फ आई एनरोल्ड इन BCom. इग्नू से BCom में एनरोल किया. बीकॉम फुल टाइम? नो नो नो, इट्स इग्नू इज डिस्टेंस लर्निंग. आज डिस्टेंस लर्निंग से आपने बीकॉम किया मरीन इंजीनियरिंग करने के बाद? मरीन इंजीनियरिंग, आई वाज मरीन इंजीनियर, आई वाज वर्किंग इन शिपिंग. तो जो मेरा छुट्टियों का टाइम था उसमें मैंने BCom में एनरोल किया अपने आप को. क्यों किया? ताकि टू पुश माई सेल्फ. अच्छा BCom में एनरोल तो कर लिया, अब मैं जाके कोचिंग सेंटर में तो जाके पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि कोई पढ़ाने वाला तो चाहिए ना. तो फिर मैंने क्या किया, अपने एरिया में जितने कोचिंग सेंटर्स है उन सब में एक बार जाके ना ट्रायल किया कि कौन सा प्रोफेसर अच्छा है, कौन सा अच्छा टीचर है. तो मैंने 7-8 कोचिंग सेंटर्स में गया, तो मुझे एक टीचर अच्छा लगा. तो ही वॉज क्वाइट सीनियर ऑल्सो. तो मैंने उसको 1-to-1 बोला कि सर मुझे आप है ना घर में आके पढ़ाओ. अच्छा, क्या बात है. तो फिर उन्होंने मुझे घर में आके ट्यूशन देनी शुरू करी. तो विद इन 1-1.5 महीने के अंदर ही उन्होंने मुझे सारी अकाउंटिंग सिखा दी. तो उन्होंने खुद बोला कि आपके ना अकाउंटिंग पे नैक है. उन्होंने खुद बोला, मतलब अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बट ही सेड कि जैसे मैंने आपको एक दिन में कराया और मैंने आपको बोला ये 50-100 क्वेश्चंस कर लेना, आप अगले दिन करके बैठे हो, कोई नहीं करता ऐसे. तो उनको फिर मुझे भी लगा कि चलो हाँ मेरे को भी इसमें कुछ है कि थोड़ा इंटरेस्ट है, या इट्स काइंड ऑफ ए हॉबी, काइंड ऑफ ए फन फॉर मी. तो मैं 1-1.5 महीने में डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, P&L, EPS, PE सब कुछ सीख लिया मैंने 1-1.5 महीने में अच्छे से. इसका मतलब बेसिक अकाउंटिंग पता होना चाहिए सब. बिना अकाउंटिंग के, बिना फाइनेंशियल एनालिसिस के आप इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते. ओके, ये तो मस्ट है. तो ज़रूरी नहीं है कि यू नीड टू बी क्वालिफाइड एज एन अकाउंटेंट. नो नो, बट आपको वैल्यू एडेड लर्निंग, आपको वोकेशनल लर्निंग नहीं. देखो आपने मान लो कोई बिजनेस आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बिजनेस अच्छा है, लेकिन अगर जब तक आपको ये नहीं पता कि इस वैल्यूएशन पे खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि वैल्यूएशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. फिर पता लगा आपने खरीद तो लिया, पता लगा 1 साल आपको कुछ रिटर्न ही नहीं आई. तो आपको रिटर्न जनरेट करना है और आपको अल्फा भी जनरेट करना है. फॉरगेट अबाउट अल्फा, आपको मार्केट जितना भी रिटर्न जनरेट करना है उसके लिए आपको भाई बैलेंस शीट तो पढ़ना आना चाहिए. ओके, मस्ट. चलिए ठीक है, मान लेते हैं. आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बीच में रोक दिया, सॉरी. तो ठीक है. तो 2003 में आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वंस यू स्टार्ट एनालाइजिंग ना, तो आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाता है. मान लो वैसे मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं लंदन में हूँ, आई वाज वाचिंग BBC. पहले मैं गाने सुनता था, अब मैं न्यूज़ चैनल सुनने लग गया. मैं US में मैं CNN देख रहा हूँ, मैं वैसे कहीं फ्लाइट में हूँ, मैं बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा हूँ. तो आपका ना अपने आप से बिजनेस को देखने का तरीका भी चेंज हो गया. मतलब आप कहीं जा रहे हो, मान लो आप मान लो स्टारबक्स में बैठे हो, तो आप स्टारबक्स में आपने देखा कि यार 1 घंटे आप बैठे हो, कितने बिलिंग हो गई. आपके ना अपने आप से नज़रें चलती हैं. आपने कहा अच्छा 1 घंटे में कितनी बिलिंग हो गई, अच्छा इतनी बिलिंग हो गई. और एक मान लो उस टाइम एक बिल, उस टाइम कॉफ़ी 150 की थी, अब तो बढ़ गए. तो आप 150 की कॉफ़ी, या साथ में बंदे ने मफ़िन भी लिया, इसने ये भी सैंडविच भी ले लिया किसी ने, तो इतने का बिल हो गया. 1 घंटे में इतनी बिल हो गई. तो वहाँ के जो फ्लोर मैनेजर उससे आप बात करो, हाँ भाई आपका कितना रेंट जाता होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होगी. तो आप अपने मोटा मोटी कैलकुलेट करोगे, यार ये तो 8 दिन में इनका खर्चा निकल गया. बाकी 22 दिन में मान लो 4 दिन कम भी चलेगा और मॉर्निंग में कम चलेगा, कुछ दिन छुट्टियाँ वुट्टियाँ हैं, ये तो अच्छा कमा रहे हैं. तो आप अपने आप से ना बिजनेस एनालाइज करने लग जाते हो. अब 2008 में क्या हुआ, मेरे घर में जो मेड थी उसकी डॉटर की शादी थी. तो माई मॉम आस्क्ड मी टू बाय यूटेंसिल्स. बाकी वो सब सामान वो इकट्ठा करी थी, बिकॉज उसकी मैरिज शादी में गिफ्ट देना था. तो मैं उस टाइम यूटेंसिल्स खरीदने के लिए एक नॉन टू थे हमारे, मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड थे, उनके शॉप पे गया. तो वहाँ पे मैं ना कुकर्स भी देख रहा था, कुकर्स भी हैं, कुकर भी परचेस करना था. तो मैंने ऐसे पूछ लिया भी आपके कौन से कुकर बिक रहे हैं. ये उज्ज्वला योजना ना पहले स्टार्ट हो गई थी. अच्छा, योजनाएं तो सारी पहले स्टार्ट हो जाती हैं. काम ठीक है जी 2014 के बाद ज़्यादा हुआ, लेकिन योजनाएं तो पहले स्टार्ट हो चुकी थी. ठीक है. तो फिर मैं वहाँ गया तो मैंने पूछा भी कुकर कितनी सेल है आपकी, क्या हो रहा है. तो इट इज़ कॉल्ड एज स्कटलबट. तो मैंने स्कटलबट हो गया मेरा. ऊपर से फिर मुझे ना एक टीवी पे ऐड बहुत अच्छा आता था, वो महिमा चौधरी का, हॉकिंस का चंदन सा बदन चंचल. तो मुझे ऐड अच्छा लगता था. तो मेरे को वो क्लिक किया कि हाँ यार ये हॉकिंस कुकर की डिमांड है. अच्छा, फिर एक सिंपल सी बात है, देखो इंडिया में 5-6 हज़ार कंपनीज हैं, उनमें से 10 या 20 कंपनीज ही होती हैं जो ऐड देती हैं, ऐड दे रही होती हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. फिर तो इसका मतलब उन कंपनीज का अच्छा दिन चल रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है. भाई जिसके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा वही तो ऐड पे खर्च करेगा, ये तो ऐड पे खर्च ही नहीं कर सकता पैसे. बरोबर है. तो जब उन्होंने देखा कि हाँ वो ऐड पे खर्च भी कर रहे हैं पैसे, सामान बिक भी रहा है, तो आई बॉट द शेयर. तो इट गेव मी गुड रिटर्न्स, 20-30x हो गया था बाय 2015. तो उस समय आप क्या करते थे? उस टाइम आई वॉज इन शिपिंग ओनली.
अच्छा अच्छा, तो आपने इन्वेस्टिंग जर्नी अपना इंडिविजुअल शिपिंग के अराउंड ही कर ली हाँ थी? हाँ, अराउंड शिपिंग के अराउंड ही। तो भाई 2009 आई बिकेम चीफ इंजीनियर, दैट वाज आल्सो ए एक्चुअली माइलस्टोन, बिकॉज मैं 28 साल से भी कम में, मतलब आई वाज नॉट इवन 28 आई बिकेम चीफ इंजीनियर, मतलब। और यू कैन से कि इट वाज ए बिग अचीवमेंट बिकॉज आई वाज ऑन चीफ इंजीनियर ऑन LNG, LPG, ऑयल, केमिकल, गैस, हर तरह के शिप पे काम करने के बाद मैं चीफ इंजीनियर बनाऊँ, मतलब। तो इट इज़ ए बिग यू कैन अचीवमेंट इन शिपिंग। तो चीफ इंजीनियर मतलब क्या हुआ, जो पूरा रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, चीफ इंजीनियर में शिप में जो चीफ इंजीनियर पोस्ट होती है ना, एक कैप्टन होता है, एक चीफ इंजीनियर, तो आई वाज फुल रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल, फुल टेक्निकल। 28 साल की उम्र में? हाँ, आई बिकेम चीफ इंजीनियर। लवली। सो आई वर्क देयर फॉर 1.5 साल काम किया। तो एट द टाइम आई हैड एन ऑप्शन टू शिफ्ट टू सिंगापुर, टू लंदन, टू US, लॉट ऑफ ऑप्शंस वर देयर बिकॉज उस टाइम शिपिंग की डिमांड बहुत थी। इवन ऐसा था कि सिंगापुर में जाओ आप 3 महीने के अंदर आपको PR मिल जाएगी, इतनी शॉर्टेज थी मरीन इंजीनियर्स की। और माई बिकॉज ऑफ माई एज, माई बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज, फिर बट आई क्विट शिपिंग एंड स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। आई थॉट ऑफ डिसाइडेड टू डू माई ओन बिजनेस। अच्छा, क्या उम्र में? 28? 29, आई वॉज 28 and a half, 29 आई डिसाइडेड टू डू माई ओन बिजनेस। ओके, तो दैट वॉज माई फर्स्ट करियर शिफ्ट। तो उसमें क्या था कि मैं एक तरह से आई हैव 3 करियर शिफ्ट्स इन माई लाइफ। जब व्हेन माई डॉटर वॉज बोर्न इन 2010-11, तो दैट वॉज माई फर्स्ट करियर शिफ्ट। 2010 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। तो दैट वॉज माई फर्स्ट करियर शिफ्ट। एंड इन 2014 व्हेन माई सन वॉज बोर्न एंड माई डैड वॉज रिटायर्ड इन May 2014 and my son was born in May 2014, and in June I handed over my well structured, well organized business to my dad and shifted to full time into stock markets as an individual investor. अच्छा, फुल that was probably 34, 35, 33 में आप फुल टाइम 32.5, 33 से पहले फुल टाइम इन्वेस्टर शेयर बाजार में? हाँ, so I decided to devote full time to stock markets. तो आप ट्रेडिंग करते थे? नहीं, ट्रेडिंग ऐसा नहीं करता था। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, उस टाइम एनवायरनमेंट वाज वेरी बैड इन 2010-11, और मेरा बिजनेस भी ना ऑयल से रिलेटेड था, बिकॉज जो रॉ मटेरियल होता था ना, वो दाना होता है, तो दाने का प्राइस है ना बहुत फ्लक्चुएट करता था। तो मैं ना स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर ही रहा था, तो मैं ना ऑयल के प्राइसेस को, इन सब चीज़ों को बहुत क्लोजली ट्रैक करता था। तो जैसे मुझे पता है कि भाई अभी प्राइस दाने का बढ़ने वाला है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ने वाला है, देखो आप यू कैन नॉट चेंज द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जो मार्केट प्राइस है आपको मार्केट प्राइस से बेचना पड़ेगा, बट यू कैन ऑलवेज चेंज द कंट्रोल योर कॉस्ट बाइंग प्राइस। तो मैं क्या करता था कि जैसे अगर सेलिंग, मुझे पता है कि आई यूज्ड टू ट्रैक द मार्केट वेरी क्लोजली, मुझे पता है कि अगर ये बढ़ने वाले हैं रॉ मटेरियल के प्राइसेस, तो मैं पहले से ही अपना स्टॉक कर लूँगा बहुत ज़्यादा, पहले से ऑर्डर भी दे दूँगा, मंगा लूँगा, चाहे उधार पे मंगाना पड़े लेकिन मंगा लूँगा। और जब मुझे पता है कि प्राइस गिरने वाले हैं, तो मैं कंपनीज में जाके पुश करता था कि सर मेरे को ऑर्डर दे दो। मतलब आई यूज्ड टू प्ले बोथ वेज अराउंड, तो इसलिए क्या मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता था। तो आप नेचुरल हेजिंग कर लेते थे? हाँ, नेचुरल हेजिंग। नहीं तो जनरली लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह यूज करते हैं हेज करने के लिए। तो मैं नेचुरली हेजिंग करता। आप नेचुरल हेज कर लेते थे? थोड़ा स्पेकुलेशन था कि भाव बढ़ेगा घटेगा, वो आपकी क्रूड ऑयल की पकड़ बहुत अच्छी होगी, तो उसमें मेरे मार्जिन अच्छे हो जाते थे। सो आई टुक ए वेरी हैवी लोन, माई डेट टू इक्विटी अगर बहुत स्क्वीड हो गई थी इन 2010 में, आई टुक ए वेरी हैवी लोन, बट बाय 2012-13 अगेन आई वाज डेट फ्री। वाह। तो मैंने 2010 में अपना पोर्टफोलियो भी जीरो कर दिया था, जो मेरा बना हुआ था, लेकिन 1-2 शेयर छोड़ दिए थे, ठीक है, हॉकिंस हो गया था, 1-2 शेयर और भी थे, वो छोड़ दिए थे। और 2012-13 में अगेन जब मेरे पास पैसे आने लगे, तो मैं दोबारा से स्टॉक मार्केट में दोबारा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लवली। तो मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी स्टॉक मार्केट में कि आई वॉज डूइंग गुड इन बिजनेस। इवन 2013 में मैंने एक फैक्ट्री और डाल दी, तो मेरी एक या 2 फैक्ट्रीज हो गई। और आप वो प्लास्टिक का पैकेजिंग मटेरियल बनाते थे? ठीक है। तो मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी कि मैं आई वॉज डूइंग इन गुड इन बिजनेस, तो मेरा ये था कि, और आई वॉज शोइंग 100% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बिजनेस में। वाह। ठीक है। तो मुझे था कि भाई मैं अपना 25-30% का मार्जिन निकाल सकता हूँ बिजनेस से। तो भाई मुझे जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था, तो मैं लालची था, ये कह सकते हो कि भाई मुझे इतना रिटर्न तो चाहिए भाई। मतलब थॉट वो थी कि भाई रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो मैं कभी डिविडेंड वाले शेयर इनके चक्करों में नहीं पड़ा, मुझे भी ग्रोथ चाहिए। तो मेरा ग्रोथ माइंडसेट रहा हमेशा। और तो उसमें क्या होता है कि हमेशा सोच ऐसी रही कि ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। तो धीरे धीरे करके फिर उसी में इन्वेस्ट किया। जैसे कंपनीज कैसी भी है, जैसे एक बार 2012 में एक सिम्फनी कंपनी थी, सिम्फनी फैन, सिम्फनीज, हाँ। अच्छा। तो 2012 में उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उनके प्रमोटर्स ने वहाँ से, तो कि दे वर लुकिंग फॉर ए वेंडर इन दिल्ली टू सप्लाई टू देयर पैकेजिंग टू सप्लाई टू द वेंडर्स। ओके। तो जब उन्होंने अप्रोच किया, तो फिर मैंने सिम्फनी के बारे में पढ़ा, फिर मुझे अच्छा लगा, वो 160-170 चल रहा था। मैं कहा यार, तो यार बहुत बढ़िया है, तो ये कंपनी ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, मैंने खरीद लिया। तो आपको ना स्टॉक आइडियाज़ कहीं से भी मिल सकते हैं मेनली। ऐसा नहीं है कि आपको वो करना पड़ेगा कि कुछ
मतलब यू कैन जस्ट यू कीप एन आइज एंड ईयर्स ओपन. आपको यू हैव टू लुक एट द बिजनेस पोटेंशियल. मेन थिंग वो है. सही बात है. तो ये एक्चुअली मुझे विनीत का ये स्टाइल बहुत पसंद आया जब मैं इनसे बात किया था ना. इट्स अ वेरी कॉमन सेंस अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग. कुछ हद तक मुझे ना पीटर लिंच का भी रिफ्लेक्शन इसमें दिखता है, बिकॉज उनका भी ऐसा ही है कि घूमो, कॉमन सेंस देखो क्या हो रहा है, शटरबर्ड देखो और उसके बाद इन्वेस्ट कर दो. तो यही प्रोसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो आप तो देखिए, हम लोग तो सब कॉमन इन्वेस्टर्स हैं और अपन लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च करके आइडियाज़ जनरेट करना. वो देखिए अलग ही वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका काम है. बट हम म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करते ही, हम उनको भी पैसा देते हैं कि चलो तुम हमारे लिए मैनेज करो. बट डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने का एक अपना चार्म है. मोर देन मेकिंग मनी, आई थिंक ये जो जर्नी है ना डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग की, ये इतनी गजब मैच्योरिटी लेके आता है, इतना डेप्थ लेके आता है कि इंसान में, कि आप कितनी चीज़ों को सीखने लग जाते हैं, कितनी चीज़ों को अलग तरीके से सोचने लग जाते हैं कि एज एन इंडिविजुअल यू चेंज. डू यू एग्री टू दिस? देखो, हर कोई आदमी ना अमीर बनना चाहता है. देखो हम है ना पैसा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हमारा सोच क्या है कि वांट टू बिकम रिच. तो रिच की डेफिनेशन क्या होती है? पहले बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी कि रिच क्या होता है. देखो, आज से 50-100 साल पहले रिच इसको बोलते थे जिसका पैसा है भाई वो अमीर है. भाई पैसा है, इसके बाद ये लाला जी हैं अमीर. ठीक है. फिर दूसरा क्या हुआ, आईटी सेक्टर डेवलप हुआ 80s में 90s में. तब लोगों के पास है ना टाइम खत्म हो गया, क्योंकि आईटी सेक्टर में आप देखो, बिल गेट्स की मूवी देखी है आपने, उसने 3 दिन तक वही शर्ट पहनी हुई थी, वो शर्ट उतार के फोटो खिंचवा रहा है. तो उनके पास टाइम नहीं होता था, पैसा आ गया, टाइम नहीं था. तो रिच की डेफिनेशन ऑफ 90.com टाइम में 2000 में क्या हो गई कि जिसका पैसा है और टाइम है वो रिच है. और अब पिछले मतलब मेरी थॉट तो 2015-16 में चेंज हो गई थी. ठीक है. लेकिन कोरोना के बाद और चेंज हुई है लोगों की, सबकी सोच, कि जिसके पास पैसा है, टाइम है और एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है और पीस ऑफ माइंड है, वो रिच है. तो आज के टाइम में कोई ये नहीं बोलता तेरे को कितना पैसा है, ये बोलता है हाँ आपने क्या किया लाइफ में. सबसे पहले ये पूछते हैं ना आपने लाइफ में क्या किया है, कहाँ घूमे हो, क्या खाया है, क्या पिया है. पैसे की बात है ना सेकेंडरी हो गई है. तो इसलिए ना रिच पहली बात समझ आना चाहिए, रिच क्या है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. सेकेंडली, रिच कैसे बनना है भाई. दूसरी बात ये है रिच कैसे बनोगे. भाई देखो, रिच बनने के 4 तरीके हैं. पहला है यू आर हाईली स्किल्ड. देखो, आई वॉज चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी. चीफ इंजीनियर इज अ स्किल्ड जॉब, इट्स नॉट अ हाईली स्किल्ड जॉब. हाईली स्किल्ड क्या होते हैं भाई, सलमान खान, शाहरुख खान, विराट कोहली हो गया. मतलब एक फिल्म स्टार हो, एक आप क्रिकेटर हो, कुछ हो, तो उनको पैसा अपने आप आ रहा है. अगर वो है ना उस पैसे को इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, सिर्फ सेविंग अकाउंट में रख देंगे, दे आर फिल्थी रिच. उसको बोलते हैं दैट्स द फर्स्ट वे टू बिकम रिच. सेकंड इज इलिसिट मेथड, कि भाई आप चोरी करो, डाका डालो, ब्राइब लो, दैट इज दैट. तो हम जैसे लोग नहीं कर सकते. तीसरा मेथड होता है यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, यू इन्वेस्ट, दैट मीन्स यू आर 100% इन्वेस्टेड इन योर ओन बिजनेस. दैट्स द थर्ड वे टू बिकम रिच. तो मैंने पहला चीफ इंजीनियर बना, मैं स्किल्ड बना, हाईली स्किल्ड नहीं बना, तो मैंने पहला काम कर लिया. दूसरा काम मैं कर नहीं सकता. ठीक है. तीसरा काम था अपना बिजनेस स्टार्ट करो, मैंने वो भी कर लिया. और मैंने बंद क्यों किया, मतलब उससे हटा क्यों, उसका भी एक रीज़न है, बताऊँगा आपको. तो तीसरा वो काम हो गया, तो आई वॉज 100% इन्वेस्टेड इन माई ओन बिजनेस. और चौथा है यू इन्वेस्ट इन अदर्स बिजनेस, दैट इज थ्रू स्टॉक मार्केट, थ्रू स्टार्टअप्स एंड ऑल. तो 4 तरीके अमीर बनने के. अगर आप सपोज आपको जॉब कर रहे हो, आप है ना महीने के, साल के 2 करोड़ भी कमा रहे हो ना, अगर आप उससे पूछोगे कि भाई आप है ना आपकी क्या नेटवर्थ क्या है, तो वो बोलेगा कि भाई मेरे पास इतने शेयर्स हैं, मेरी कंपनी के ईसॉप्स हैं, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, ये गोल्ड है, ये मेरी नेटवर्थ है, ये मेरे पीपीएफ में पैसे हैं. बराबर है. कोई ये नहीं बोला कि मैं 2 करोड़. अब मुकेश अंबानी को हम बोलते हैं कि वो ही इज़ रिच, हम ये बोलते हैं कि नहीं पता रिच क्यों है, उसकी सैलरी पता 8 करोड़ है. बोलते हैं कभी नहीं ना. हम ये बोलते हैं ना भाई उसके पास इतने शेयर्स हैं, उसकी इतनी वैल्यू है. तो अगर आपको रिच बनना है ना, तो यू नीड टू हैव एन एसेट. एसेट हर तरह के होते हैं. लिक्विड एसेट्स होते हैं, डेट फंड्स हो गए, इक्विटी हो गया, ठीक है, और गोल्ड हो गया, और रियल एस्टेट हो गया. तो ये एसेट्स हैं. आपको रिच बनना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन एसेट्स. और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिच पीपल पे लीस्ट टैक्स. रिच लोग सबसे कम टैक्स देते हैं. कैसे भाई, रिच आदमी है तो उसका बिजनेस होगा, अगर उसने कार खरीदनी है ना तो बिजनेस में खरीदेगा, उसने पेट्रोल डलवाएगा, बिजनेस इनकम से डलवाएगा, ड्राइवर रखेगा, बिजनेस इनकम से रखेगा, इंश्योरेंस कराएगा, बिजनेस इनकम से. एक नौकरी करने वाला, मान लो 1 करोड़ की सैलरी है, 50 लाख की गाड़ी लेगा ना, तो पहले तो टैक्स देगा 33%. फिर जो कार लेगा वो अपने टैक्स देने के बाद उस पैसे में लेगा, उसको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. तो आई एम टेलिंग यू रिच पीपल पे लीस्ट टैक्स. दैट्स वाई आई एम सेइंग कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देयर आर 3 वेज ऑफ इन्वेस्टिंग. मतलब बेसिकली आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ टैक्स सबसे कम दे रहे हो. एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग,
एक होता है FNO, और तीसरा होता है नॉर्मल इक्विटी इन्वेस्टिंग, डिलीवरी बेस्ड इन्वेस्टिंग। इंटरडे और FNO में जब भी आप ट्रेड करोगे और 10 लाख से ऊपर इनकम होते हैं आपको, यू आर इन 33% टैक्स ब्रैकेट, एंड वंस यू क्रॉस 50 लाख वंस ईयर, यू आर इन 42% टैक्स ब्रैकेट। तो यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट एंड यू आर पेइंग 42% टैक्स टू द गवर्नमेंट। अगर आप वही डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो अगर आप 1 साल से ऊपर हो गए, यू आर पेइंग 10% टैक्स, एंड विद इन 1 ईयर यू आर पेइंग 15% टैक्स। तो प्लस वन मोर थिंग, सपोज आपने कोई शेयर खरीदा, उसको आपने 10 साल नहीं बेचा, वो 100 रुपये से हो गया 200, मान लो 2 साल बाद 100 रुपये से हो गया 200, तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर उसको बेचते तो आपको टैक्स देना पड़ता, लेकिन आपने नहीं बेचा तो आपने उस टैक्सेबल अमाउंट पे भी पैसे कमा रहे हो आप, क्योंकि आपका ने जब तक नहीं दिया तो आपका वो नोशनल उसमें जाएगा, डेफर्ड टैक्स, आपने टैक्स नहीं पे करना। तो वॉरेन बुफे है, जितने बड़े लोग हैं, जाके झुंझुनवाला है, जितने भी बड़े लोग हैं, उनके आप बुक्स उठा के देख लो, बैलेंस शीट, उनका टैक्स टू पे आएगा इतना, प्रोवाइडेड दे सेल, लेकिन बेचते तो नहीं है, तो उनको टैक्सेबल अमाउंट भी पैसा कमा रहे हैं एकदम। इनफैक्ट ये कोई US से आए थे, मैं उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुमको क्या लगता है क्यों टेस्ला का दाम इतना बड़ा है? तो मैंने बोला क्यों, बिजनेस है, वहाँ टैक्स बहुत हाई है US में, लोग बेचते नहीं है, ये फैक्ट है। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई तू ये शेयर बेच के ये ले ले, शिफ्ट कर ले US में, मतलब ये अच्छी कंपनी अच्छा करेगी। तो मैंने उसको बोला कि मतलब करना चाहे तो इट्स अप टू यू। तो कह रहे हैं मेरे को इतना टैक्स लग जाएगा, ही डोंट वांट टू, मतलब एक्चुअली लोग इतना ध्यान देते नहीं है सब चीज़ों पे, लोग वो लगे हुए हैं तो टैक्स तो बाद में साल के एंड में देखेंगे, अभी तो कमाओ। नहीं कमाओ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि आपको है ना, देखो शेयर मार्केट में आपको पता है, अगर इफ़ यू इन्वेस्ट 1 करोड़ एट 15% CAGR, 1 करोड़ becomes 4 crore in 10 years. And if you invest 1 crore at 20% CAGR, 1 crore becomes 6 crores in 10 years. And if you invest 1 crore at 25% CAGR, 1 crore almost become 10 crores in 10 years. तो 1 के 10 हो रहे हैं सिर्फ 25% CAGR पे 10 साल में। अब हम बोलते हैं ना, जैसे MRF का शेयर है, हम बोलते हैं भाई 2003 में तो 1 लाख का था, 1 लाख रुपए लगाते, 2023 में तो 1 करोड़ का, 1 लाख के 1 करोड़ हो जाते हैं। क्या हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, कुछ भी नहीं है। आप 1 लाख के 10 लाख हो गए 10 साल में, 25% CAGR, और 10 लाख के 1 करोड़ हो गए, अनदर 25% CAGR। तो उसमें हुआ क्या, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 25% CAGR तो बहुत होता है, बड़ी बात नहीं है। नहीं मतलब आ जाता है, कोई इट्स अचीवेबल। I have made more than 35% CAGR since last 12 years. चलिए, तो 35% CAGR कैसे बनता है ये प्रोसेस हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तो आज इंट्रोडक्टरी वीडियो था इनके बारे में जान लिया हमने। विनीत, वेरी एक्साइटेड, थैंक यू आपके बारे में जाना, और अब मुझे अब बहुत रिलैक्स भी लग रहा है। तो आई एम ऑल सेट रेडी टू टेक द मैक्सिमम फ्रॉम यू। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कॉमन सेंसिल अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग, और कैसे एक आम आदमी सही स्टॉक्स में सही टाइम पे इन्वेस्ट करके पैसा बना सकता है, बड़ा पैसा बना सकता है, ये हम लोग विनीत से सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं कल 5 बजे, फ्राइडे 5 PM जो मेरा टाइम है। ऑलराइट, चलिए।